कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ऑनलाइन स्टडी के साथ में अपनी स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। देखो बच्चों, मैंने आपकी क्लास के अंदर अध्याय 8 शुरू कर रखा है और अध्याय 8 के अंदर अपन कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका के घटक, उन सब का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपकी क्लास के अंदर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगक या कोशिकांग का अध्ययन करवा रही थी आप लोगों को। आज अपन एक और नए अंगक का अध्ययन करेंगे जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है जिसका? प्लास्टिड, लवक। ठीक है, जिसका क्या नाम है? प्लास्टिड, या जिसे क्या बोलते हैं, लवक बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो अपन कौन से अंगक की बात करेंगे? लवक की बात करेंगे। अब सुनो लवक की। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो लवक होता ही नहीं है क्योंकि कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो ये अनुपस्थित है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त, जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उन्हें झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। अभी तक हमने दोहरी झिल्ली युक्त के कोशिकांग का अध्ययन कर रहे थे और उसी श्रृंखला को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो लवक है वो किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। जो लवक होते हैं वो जंतु कोशिका के अंदर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो लवक है ये पादपों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, जबकि जंतु विभिन्न रंग के होते हैं। क्या अगर जंतु, जैसे मैं अपना उदाहरण लूँ, अपन है क्या, लाल पीले काले नीले हरे, हर जगह से ऐसे नहीं है ना, एक पर्टिकुलर रंग होता है सभी का। इसीलिए जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। और ये पादपों में विभिन्न रंग प्रदान करने के लिए क्या होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में हम ये कहेंगे कि पादपों के अंदर जो लवक है इनका अध्ययन किसने किया था? हेक्कल ने किया था। हेक्कल, ठीक है, किसने अध्ययन किया था? हेक्कल ने अध्ययन किया था। ये बात आप ध्यान में रखोगे कि जो लवक है वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। जो लवक है इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने देखा था? लवक को देखने वाला कौन था? तो आप क्या कह दोगे? जो हेक्कल है, हेक्कल ने सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया था? लवक का। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब चले आगे और। ठीक है, अब सुनो तो आगे और देखो। अब हम कहेंगे कि जो ये जो प्लास्टिड है या है, ये जो लवक है ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, यानी रंग के लिए तो जिम्मेदार है ही, उनमें भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जिसमें से एक प्रकार का नाम है हरित लवक। हरित लवक, ठीक है। दूसरे प्रकार का नाम होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक। और एक होते हैं अवर्णी, अवर्णी लवक। ठीक है, जो हरित लवक है उनको अपन इंग्लिश में बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और ये होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। बात समझ में आ गई। तो आपकी जैसे इच्छा आप वैसे नाम याद कर सकते हो हिंदी में। यानी मैं किसके प्रकार बता रही हूँ? जो प्लास्टिड है, जो लवक है, इसके प्रकार की बात कर रही हूँ। इसमें एक है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक।
जो हरित लवक है ये पादपों को हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग? हरा रंग प्रदान करता है। जो वर्णी लवक है ये पादपों को हरे रंग को छोड़ करके सभी रंग प्रदान करते हैं। हरे रंग को छोड़ करके सभी रंग प्रदान करते हैं। किसको छोड़ करके? हरे रंग को छोड़ करके सभी रंग प्रदान किए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कोई रंग प्रदान नहीं करता। इससे ये किससे सफेद, ये मान लो बिना रंग, सफेद जो कोई रंग नहीं हो तो कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं, रंग अनुपस्थित होते हैं अवर्णी के अंदर। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक एक का अध्ययन करते हुए चलेंगे। हरित लवक हरे रंग के होते हैं तो इनका क्या काम होता है? क्योंकि हरित लवक जब हरे रंग के हैं तो इसका मतलब सबसे मेन काम इनका ही होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाना। किसकी क्रिया करवाना? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाना। तो देखो क्या था? लवक। लवक के 3 प्रकार है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। फिर किसका अध्ययन करेंगे? हरित लवक का अध्ययन करेंगे। आपने नाम भी बहुत सुना होगा हरित लवक, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। तो सुनो हरित लवक, मेन टॉपिक तो यही है हमारा हरित लवक। हरित लवक, जो हरित लवक ये उपस्थित कहाँ होते हैं? पहले तो ये सुनो, आपने पत्तियां, लीव्स देखी होगी, पत्तियां देखी हुई ना? पत्तियों की ऊपर वाली जो सतह है, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह आपको दिखाई देती है। यानी कि ऊपर वाली जो सतह है उसको बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा कह देते, और नीचे वाली को निचली बाह्य त्वचा कह देते, जो आपको दिखाई देती है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब एक पत्ती का काट करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ एक कोशिका दिखाई देती है, जिस कोशिका का नाम होता है पर्ण मध्योतक। मध्योतक कोशिका कहाँ पाई जाती है? पर्ण मध्योतक कोशिका, जिसको बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल। सुनो, ये मान लो ये ऊपर वाली परत है, इसको आप बाह्य त्वचा कहते हो। क्या कहोगे? बाह्य त्वचा कहोगे। फिर ऊपर वाली जो परत है उसके बिल्कुल नीचे, उसके बिल्कुल नीचे एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये जो विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इस विशेष प्रकार की कोशिका का क्या नाम है? पर्ण मध्योतक है। आप अपने दिमाग के अंदर एक चित्र बना लो कि जब आप सूक्ष्मदर्शी के नीचे पत्ती की संरचना को देख रहे हो, उसकी आंतरिक संरचना को देख रहे हैं, तो आंतरिक संरचना को जब आपने देखा तो बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही, ऐसी जैसे मान लो ये नीचे वाली बाह्य त्वचा हो गई, और नीचे वाली जो बाह्य त्वचा है वहाँ पर भी आपको इसे बिखरी हुई, देखो यहाँ पर तो बिल्कुल बराबर अवस्था में, और नीचे वाली जो परत है उसमें बिखरी हुई अवस्था के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस विशेष प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं? पर्ण मध्योतक कोशिका कहते हैं। अगर कोशिका है तो उसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य पाया जाएगा तो उसमें अंगक भी पाए जाएंगे, और एक कौन सा है? हरित लवक। कौन सा लवक है? तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। बात समझ में आ गई? कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे शैवाल में हरित लवक पाए जाते हैं, उच्च स्तरीय पादपों में हरित लवक पाए जाते हैं। जो एक है नील हरित शैवाल, जो एक जीवाणु है, आपको पता है नील हरित शैवाल, जो एक शैवाल नहीं, क्योंकि शैवाल तो एक पादप है, ठीक है, शैवाल तो एक निम्न स्तरीय पादप है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। जबकि नील हरित शैवाल अगर नाम आ जाता है तो वो एक विकसित जीवाणु है। तो जीवाणुओं के अंदर ये जो हरित लवक है इसकी जगह क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। किसकी जगह? हरित लवक की जगह।
जो प्रकाश संश्लेषणी क्रिया में सहायता कर देंगे। लेकिन जो पादप होते हैं, उच्च स्तरीय जो पादप होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, वहाँ पे कौन सी ऊपर वाली त्वचा के बिल्कुल नीचे की तरफ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस विशेष प्रकार की कोशिका का क्या नाम होता है? पर्ण मध्योतक कोशिका। क्या नाम है? पर्ण मध्योतक कोशिका होता है। अब ये जो पर्ण मध्योतक कोशिका है, इस पर्ण मध्योतक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। तो पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर जो हरित लवक पाए जाते हैं, उन हरित लवक के बारे में किसने बताया था? सिम्पर ने। किसने बताया था? सिम्पर ने बताया था। देखो, लवक के बारे में हेकल ने बताया था, जबकि हरित लवक के बारे में किसने बताया था? सिम्पर ने बताया था। अब ये जो हरित लवक होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है? कि कोशिकांग है ना, ये पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाने वाला ये एक क्या होता है? कोशिकांग होता है। इनकी संख्या 20 से 40 तक हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है इनकी संख्या। अब हम ये कहेंगे कि जो ये हरित लवक है, ये दोहरी झिल्ली युक्त अंगक है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है हरित लवक। एक बाह्य झिल्ली ये बन गई और ये हो गई आंतरिक झिल्ली। दोहरी झिल्ली युक्त भाग है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ठीक है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्थान पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस, यानी रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला जो पूरा भाग है, ठीक है, आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला जो भाग है, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हरित लवक का एक भाग है जिसे ग्रेना कहते हैं, और जो दूसरा भाग है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो पहले अपन किसका अध्ययन कर ले? ग्रेना। देखो, आंतरिक झिल्ली के जो अंदर वाला भाग है, जिसे आधात्री कहते हैं, इस आधात्री के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना पड़ी हुई है, जिनको लेमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ धागे नुमा संरचना लेमिली कहते हैं। ये जो एक लेमिली ये हो गई और एक लेमिली ये हो गई। ये लेमिली मिलकर के एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है। लेमिली ने मिलकर के जो गोलाकार संरचना का निर्माण किया है, इस गोलाकार संरचना को बोलते हैं थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। ये जो थैलेकोइड होते हैं, ये सिक्कों की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित रहते हैं। ये सिक्कों की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित रहते हैं। जैसे एक देखो, ये थैलेकोइड है, ये लो, ये सिक्कों की भांति, जैसे 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के को अपन एक दूसरे पे रख देते हैं ना, वैसे ये सिक्कों की भांति एक दूसरे पे क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, या क्या रहते हैं? ये लो, कितने भी बना दो आप, व्यवस्थित रहते हैं। कर दिया व्यवस्थित। अब ये जो थैलेकोइड की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहते हैं। थैलेकोइड की इस व्यवस्था को ग्रेनम कहा जाता है। सभी ग्रेनम मिल करके ग्रेना कहलाते हैं। सब तो अपन क्या कहेंगे कि आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ लेमिली आपस में मिल करके थैलेकोइड का निर्माण करती है। ये थैलेकोइड सिक्कों की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं, और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और सभी ग्रेनम मिलकर के क्या कहलाते हैं? ग्रेना कहलाते हैं। सभी ग्रेनम मिलकर के क्या कहलाते हैं? ग्रेना कहलाते हैं। ये जो थैलेकोइड है,
इस थैलेकोइड की झिल्ली के अंदर, जैसे मान लो झिल्ली के अंदर ऊर्जा के पैकेट पाए जाते हैं। झिल्ली के अंदर ऊर्जा के समूह पाए जाते हैं। तो थैलेकोइड में जो ऊर्जा के समूह होते हैं, इन समूह को क्वांटासोम कहते हैं। इन समूह को क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। ये जो क्वांटासोम है, ये क्या है? ऊर्जा के पैकेट, ऊर्जा के समूह होते। ये जो क्वांटासोम होते हैं, इनके बीच बीच में बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। इनके बीच में जो वर्णक पाए जाते हैं, उस वर्णक का नाम होता है पर्णहरित। पर्णहरित। ये जो पर्णहरित है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। तो सूर्य की किरणों को अवशोषित करने का काम किसका होता है? पर्णहरित का होता है। जो ये थैलेकोइड है, इस थैलेकोइड को हरित लवक की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हरित लवक की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? थैलेकोइड को कहा जाता है। एक लेमिली मिलकर के थैलेकोइड कहलाती है। थैलेकोइड हरित लवक की क्रियात्मक इकाई होता है। थैलेकोइड के अंदर ऊर्जा के संचय पाया जाता है, जिसे क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम में क्या पाए जाते हैं? पर्णहरित पाए जाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करने का काम करते हैं। ये जो क्वांटासोम है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? पार्क्स के द्वारा। अध्ययन करने वाले कौन थे? पार्क और बिगेन। पार्क और बिगिंस इनका क्या करने वाले थे? अध्ययन करने। इन्होंने देखा था कि थैलेकोइड के अंदर ऊर्जा के जो पैकेट पाए जाते हैं, उनको सर्वप्रथम किसने देखा था? पार्क और बिगिंस ने देखा था, और इनको क्या नाम दे दिया? क्वांटासोम नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो हरित लवक का क्रियात्मक घटक कौन है? थैलेकोइड। थैलेकोइड में क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम पाए जाते हैं, और इन क्वांटासोम के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? पर्णहरित पाए जाते हैं, सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं। अब सुनो, ये जो अवस्था है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो इसका पहला थैलेकोइड, इसका लास्ट वाला थैलेकोइड ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका पहला थैलेकोइड, इसका लास्ट वाला थैलेकोइड जुड़ा है। ठीक है, इसका लास्ट वाला तो इसका प्रथम थैलेकोइड एक दूसरे से जुड़े हुए। ये लो, इसका प्रथम तो इसका लास्ट जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते। इन्हें जोड़ने का काम देखो, यहाँ पर ये जो बचा हुआ पदार्थ होगा, ये स्ट्रोमल, तो स्ट्रोमल लेमिली। अरे ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको लेमिली कहते हैं। इसको लेमिली कहते हैं। जब ये ऐसे राउंड शेप में आ गई ना, तो इसको थैलेकोइड कह दिया। क्या कह दिया? थैलेकोइड कह दिया। थैलेकोइड हरित लवक की क्रियात्मक इकाई होते हैं, एलिमेंट्स कह दो। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात। अब जो ग्रेना है, या ग्रेना का जो थैलेकोइड वाला जो भाग होता है, इस थैलेकोइड वाले भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण के समय जैसे ही सूर्य की किरणें आएगी, ये जो पर्णहरित है वो सूर्य किरणों को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जल को तोड़ देंगे। और वो इलेक्ट्रॉन किसको तोड़ देंगे? जल को तोड़ देंगे, H2+O2।
हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जल को तोड़ देंगे तो थैलेकोइड के अंदर जल का टूटना, प्रकाश के माध्यम से जल का टूटना क्या कहलाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न है? ग्रेना के थैलेकोइड में संपन्न होती है। ये कहानी किसकी है? ग्रेना की है। अब उसके बाद में ग्रेना के अलावा आंतरिक झिल्ली में बचा हुआ भाग, ग्रेना के अलावा आंतरिक झिल्ली में बचा हुआ स्थान क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। जो ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर एक तो डीएनए पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जा रहा था, साथ ही साथ में इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं और अदर कुछ और पदार्थ भी पड़े हुए रहते हैं। कुछ और पदार्थ भी इसमें पड़े हुए रहते हैं। जो स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा आंतरिक झिल्ली या अधात्री में ग्रेना को छोड़ करके बचा हुआ भाग स्ट्रोमा कहलाता है। बचा हुआ भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा जो है उसमें एक तो डीएनए पाया जाता है, स्ट्रोमा में डीएनए पाया जाता है, स्ट्रोमा में राइबोसोम पाए जाते हैं। और हरित लवक में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है हरित लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम था और हरित लवक में भी 70S राइबोसोम होता है। जो स्ट्रोमा वाला जो भाग है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब समझ लो, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहे हो। देखो, प्रकाशिक अभिक्रिया का क्या मतलब था? प्रकाशिक अभिक्रिया का क्या मतलब था? प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना। प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना क्या कहलाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ है? इस थैलेकोइड के अंदर है। कहाँ है? इस थैलेकोइड के अंदर है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन बने, ये एटीपी का निर्माण करेंगे और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन आयन बने हैं या ऊर्जा का निर्माण करके CO2 का अपचयन करेंगे। CO2 के अपचयन से क्या बनेगा? कार्बनिक भोजन बनेगा। कार्बनिक भोजन बनेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो CO2 के अपचयन से भोजन का पादपों में भोजन का निर्माण होना अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। तो CO2 के अपचयन से, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, CO2 के साथ में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो सुनो इधर, अगर इस CO2 के साथ में हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन जुड़ते ही जैसे कंपाउंड बने C6H12O6, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सबको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जहाँ पर CO2 के अपचयन से भोजन बन जाता है और ग्रेना के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में जल टूटता है और ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया मिलकर के ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक में संपन्न होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों के? है ना? अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसीलिए हरित लवक को पादप का रसोई घर कहते हैं। पादप का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। सुनो मेरी बात, अब आराम से इस डायग्राम को फटाफट देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे और पढ़ो।
जल्दी से देख लो। अब आपसे कोई पूछे कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ग्रेना के थैलेकोइड में संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा में संपन्न होती है ना। आपसे पूछ ले कि हरित लवक की क्रियात्मक तत्व क्या है, तो थैलेकोइड क्रियात्मक होता है। ऊर्जा किस रूप में है, क्वांटासोम के रूप में। ऊर्जा किस रूप में होती है, क्वांटासोम के रूप में होते हैं। छोटे छोटे पैकेट है ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उनको क्वांटासोम कहते हैं, और इन क्वांटासोम में ही क्या है, हरित लवक पाया जाता है। चलो आगे, अब ये यहाँ से हटा दो पूरा का पूरा, क्योंकि हरित लवक की कंप्लीट बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। किसकी बात करेंगे हम लोग, वर्णी लवक की बात करेंगे कि वर्णी लवक क्या है। तो इजी से बता दूं, जो वर्णी लवक होते हैं हरे रंग को छोड़ करके पादपों को सभी रंग प्रदान करते हैं। वर्णी लवक लगभग कहाँ पाए जाते हैं, फल और फूलों में पाए जाते हैं, फल और फूलों में पाए जाते हैं। जो वर्णी लवक होते हैं वो अपने रंग को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण दूं, हरी मिर्च, हरी मिर्च में कौन सा रंग दे रहे, हरा रंग दे रहे, लेकिन जैसे वो मिर्च परिपक्व हो गई, पक गई, तो हरा रंग किस में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। तो इनके जो रंग होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात बतानी, ज्यादा कुछ नहीं रखना। अब आएगा ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, जो पादपों को रंग नहीं प्रदान करते, भोजन का संचय करते हैं, अवर्णी लवक। तो एक बार जल्दी जल्दी से अपने माइंड में फिट कर लो, आगे पढ़ा दूँ जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, फटाफट 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 कर लो। अच्छा, एक बात हो, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण तो करते ही करते, और साथ में ये प्रकाश शोषण भी करते हैं। उसमें भी प्रकाश शोषण का मतलब ये होता है कि जो पादप होते हैं, वरना लगभग जो पादप होते हैं वो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और रात में शोषण की अभिक्रिया करते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो 30 डिग्री ना, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दिन के समय में भी शोषण की अभिक्रिया को संपन्न करें। रात में तो शोषण करेंगे ही करेंगे, दिन में भी शोषण की अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे। शोषण आपको पता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये शोषण अभिक्रिया होती है, चाहे पादपों में हो चाहे जंतुओं में हो। तो कुछ पादप दिन के समय में भी शोषण अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय शोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय शोषण कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि पादप के किस अंगक में प्रकाशीय शोषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, तो आप उसे क्या कहोगे, हरित लवक में संपन्न होती है। सुनो, अब हम बात करते हैं अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं, और इनका कार्य भोजन का संचय करना होता है। जो अभी जो भोजन बना था ना, उस भोजन का ये क्या करेंगे, संचय करेंगे। भोजन के संचय के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। भोजन के संचय के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक का नाम है एल्यूरोप्लास्ट, एक का नाम है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, याद रह जाए क्या नाम है, एल्यूरोप्लास्ट। एक है एमाइलोप्लास्ट, ए से स्पेलिंग शुरू हो। एक है इलियोप्लास्ट, सुनो, एल्यूरोप्लास्ट संचय करते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन संचय अवर्णी लवक है। ये एल्यूरोप्लास्ट कौन से, प्रोटीन संचय अवर्णी लवक, जो प्रोटीन का संचय करते हैं एल्यूरोप्लास्ट कहलाते हैं।
फिर है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट का रिलेशन कर दो एमाइलेज। आपको याद होगा एमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है ना। तो इसका मतलब किसका संचय करेंगे, मंड का संचय करेंगे, मंड का संचय करेंगे, यानी कि स्टार्च का संचय करेंगे। इलियोप्लास्ट, देखो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करेंगे, एमाइलोप्लास्ट मंड का संचय करेंगे और इलियोप्लास्ट वसा का संचय करेंगे। और यही तो भोजन बनता है। और भोजन बनता क्या है, अरे इसी प्रकार का तो भोजन बन रहा है ना। देखो पादपों में भोजन क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये लो, ये कार्बोहाइड्रेट का ही तो रूप है, कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप स्टार्च है। तो ये लो कार्बोहाइड्रेट का संचय हो गया। प्रोटीन का संचय करते हैं तो ये लो, ये प्रोटीन का संचय हो गया। और अगर ल्यूकोप्लास्ट का वो भाग जो वसा का संचय करता है, जो वसा का संचय करता है वो क्या हो गया, इलियोप्लास्ट। जैसे वसा आपको कहाँ मिलेगी, सरसों जो जिनसे तेल निकलता है, जिन बीजों से तेल निकलता है वहां से वसा का ही तो संचय होता है। तो वसा का संचय जिस भाग में हो रहा है वो है इलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलियो बोलो चाहे इलियोप्लास्ट बोल दो, एलियोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो भोजन का संचय करता है, इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, पादप कोशिका का घर कहते हैं, पादप कोशिका का घर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों के? बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या था, लवक। लवक के 3 प्रकार की, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक में भोजन का क्या होता है, संचय होता है, जबकि हरित लवक के अंदर भोजन का निर्माण होता है पादप कोशिका के अंदर। तो बच्चों ये वीडियो है, एक बार इसको रिपीट करके 2 बार देख लेना। 2 बार देखते आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी बात को बार बार रिपीट करूँगी तो एक टाइम ही खराब होता है। कि क्लास हो तब तो बार बार रिपीट कर दे, ऑनलाइन में तो वही बात है रिकॉर्डेड रहेगा। भी क्लास में तो मैंने जो एक बार बोल दिया वापस आप कहाँ से सुनो उस बात को, तो इसीलिए मैं बार बार बोल देती हूँ उस बात को। लेकिन यहाँ पर तो आप बैक कर लो पीछे से और आराम से अध्ययन करो बैठ करके। तो सभी बच्चे वीडियो को देख करके टॉपिक को क्लियर करेंगे हरित लवक के बारे में, ठीक है बच्चों। और साथ साथ में जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा क्लास का वीडियो आ चुका है। फिर उसके बाद में स्टडी करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखना है, क्योंकि ऐसे पता भी नहीं चल रहा किन किन बच्चों की बायो है। इसीलिए वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें कि आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हो। ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास यही तक थी।